की जाति के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, उनको उत्तर प्रदेश के लोगों से तो कुछ लेना देना है नहीं। भाई आप अपने देश के इतिहास को पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा केवल चंद लोग सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं। देश के अंदर 10% लोगों के पास देश के 90% संसाधन, देश का 90% भूमि, देश का 90% व्यापार केवल 10% लोगों के पास है। बाकी के 90% लोग, उनका क्या होगा? अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब से 40 साल पहले क्या तुमने कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पब्लिक स्कूल देखा है जो 40 साल पहले बना हो? पहले सबके बच्चे किस में पढ़ते थे? सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आईएएस अफसर हो, सभी के बच्चे सरकारी में पढ़ते थे। तो टीचर जब स्कूल में पढ़ाता था तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा करता था, जो दलित समाज के बच्चे होते थे, जो गरीब समाज के बच्चे होते थे, उनको उठा के पीछे बिठा दें, अपने बच्चों को आगे बिठा लें। लेकिन जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था तो टीचर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था। जिस बच्चे के अंदर दम होता था, जो बच्चे मेहनत करते थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह अपने जीवन का तरक्की अपना आप रास्ता बना लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? जो लोग हजारों साल से गुलाम थे, जिनको जाति के आधार पर पढ़ने लिखने पर बंदिश लगा के रखी, जिनको जाति के आधार पर व्यापार करने पर बंदिश लगा के रखी और हजारों साल तक उनको पढ़ने नहीं दिया, इसी वजह से हमारे लोग इतने ज्यादा पिछड़ गए कि वो आज देखें, किसी भी मामले में कर लो तुलना, आप जमीन के मामले में तुलना कर लो, आप व्यापार के मामले में तुलना कर लो, आप नौकरी के मामले में तुलना कर लो, आप तमाम तरह के संसाधनों के मामले में तुलना कर लो, तो हमारे लोगों के पास कुछ है नहीं। और जो कुछ मिला है वो किसने दिया है और कब मिला है? जो कुछ मिला है वो लगभग अब से 73 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिला है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान ना बनाते, हमारे लिए पढ़ने लिखने के रास्ते ना खोलते, नौकरियों में रिजर्वेशन ना करते, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन ना करते, ना हमारे बच्चे पढ़ पाते और ना रिजर्वेशन से नौकरी मिल पाती, तो आज भी हम जिस तरह 3500 साल गुलाम रहे, आज भी हम गुलाम रहते। आपको पता है जब वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, जब इस पर चर्चा संविधान सभा में हुई तो कुछ लोग चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे वोट का अधिकार केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलना चाहिए, और कुछ लोग चाहते थे वोट का अधिकार बड़े बड़े जमींदारों को मिलना चाहिए। सोच के देखो, अगर वो बात मान ली होती, अगर बाबा साहब उनकी बात को मान लेते, अगर वो अपनी बात पे ना अड़ते और हमारे लोगों को वोट का अधिकार ना मिला होता, तो क्या जो थोड़ी बहुत तरक्की और खुशहाली आई है, क्या वो हमें मिलती? नहीं। जो आज बड़े से बड़ा नेता हमारे घर पे वोट मांगने आता है, क्या फिर वो हमारे दुख दर्द पूछने कभी आता? नहीं। आज कम से कम 5 साल में एक बार तो पूछता है। वोट हम लेने के बाद तो आप भी नहीं पूछता, पर कम से कम वोट के टाइम पे तो हाथ जोड़ के चला आता है। ये किसने दिया? सोचो, अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार ना देते तो आज भी हम उसी तरह गुलाम होते। धन्यवाद करना चाहिए बाबा साहब को। अगर वो रिजर्वेशन ना देते तो हमारे लोग नौकरियों में ना आते, अगर नौकरियों में ना आते तो ये जो थोड़ी बहुत तरक्की दिखती है, थोड़े बहुत पक्के मकान बन गए हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। हम लोग को समझना चाहिए ये राजनीतिक पार्टी किसके लिए होती है। मेरे हिसाब से राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होती है वो गरीब आदमी के लिए होती है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ना उसे किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत होती है, ना किसी सरकार की जरूरत होती है। उनको वो अपने बच्चों को पैसा खर्च करके बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हैं। वो बीमारी होने पर अपने इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में अपने पैसे के दम पे करा सकते हैं। वो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उन्हें सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार की जरूरत देश के आम नागरिक को है, आम लोगों को है। क्योंकि आज हालात यह है, जब से ये पब्लिक स्कूल खुले हैं तब से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि एक तरफ सरकारों ने पब्लिक स्कूल एक के बाद एक खोलने शुरू कर दिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में टीचर भर्ती करना बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों की स्थिति को ऐसा कर दिया कि सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। और प्राइवेट में इतनी फीस है कि अगर कोई अच्छे दर्जे का पब्लिक स्कूल हो तो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा और ट्रांसपोर्ट का आने जाने का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ दें
तो मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल के अंदर भी एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर कम से कम मिनिमम 7 से 8 हजार रुपया महीने खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे है नहीं है, मिनिमम 2 बच्चे अगर मान ले तो 2 बच्चों के केवल पढ़ाई पर 15 से 20 हजार रुपये चाहिए। क्या हमारे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 से 20 हजार रुपया महीना खर्च कर सकते हैं? हमारे तो पूरे 90% 95% लोग ऐसे हैं कि वो पूरे परिवार की इनकम 15-20 हजार रुपये महीना नहीं है। उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? मजबूरी में उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और सरकारी स्कूल क्यों कमजोर कर दिए, क्यों खराब कर दिए, क्यों टीचर भर्ती नहीं किए, क्यों सरकारी स्कूलों की हालत खराब की गई, क्यों शिक्षा का स्तर गिराया गया? ताकि सरकारी स्कूलों में इनके खेत में, इनके फैक्ट्री में काम करने वाले सस्ते मजदूर मिल सके। आज उत्तर प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों के माध्यम से मजदूर पैदा कर रही है और बड़े बड़े पब्लिक स्कूल खोल के पैसे वालों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जहां टीचर भी नहीं है तो देश में अफसर कौन बनेगा? वो बनेगा जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, या हमारा गरीब बनेगा जहां पे टीचर भी नहीं है। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये हमारे समाज के लोगों को विकास को रोकने की साजिश है। इस साजिश को समझना पड़ेगा। इस साजिश के जवाब में एक ही तरीका है, पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जिसने अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके दिल्ली के स्कूलों को अच्छा बना दिया। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपना नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। ये शायद पूरे देश के अंदर पहली बार कुछ अगर चेंज आ रहा है तो दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली के अंदर हर कॉलोनी से जब आप बाहर निकलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक है जिसके अंदर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बैठा है, जिसके अंदर 212 तरह के टेस्ट होते हैं, तमाम तरह की दवाइयां फ्री हैं। किसी को जाकर 500 रुपए देकर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में वहीं पे दिखाओ, वहीं पे अपना इलाज कराओ। कि दिल्ली दुनिया की पहली सरकार है जिसने अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च किया है। वहां बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल के बच्चे अपना नाम कटा के सरकारी में भर्ती हो रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट में उनके 15-20 हजार रुपए महीना खर्च हो रहा है जो बड़े पब्लिक स्कूल हैं, और वहां सरकारी में मुफ्त में पूरी पढ़ाई मुफ्त में मिल रही है। और प्राइवेट स्कूलों को सबको पीछे छोड़ के पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट 12वीं का दिल्ली के अंदर आया है, लगभग 94%। ये रिकॉर्ड है। यानी सरकारी स्कूलों ने काया पलट कर दी है। आज वहां से बच्चे पढ़ के सरकारी स्कूल से, और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो हमने बनाई है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से, यानी कि जब बच्चे बड़े होते हैं, 12वीं में आते हैं, बच्चा सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS IPS बनना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेनी है, और कोचिंग का खर्चा लाखों रुपए में। दिल्ली देश की पहली ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों को सरकारी खर्चे पे लाखों रुपए की कोचिंग करा रही है, मुफ्त में बिल्कुल। आज उसी स्कूल में, उन्हीं सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चे ऐसे बड़े बड़े जगह पे निकल के जा रहे हैं, IAS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, उन्हीं सरकारी स्कूल से पढ़ के। ये सब कैसे हो गया चमत्कार? ये चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों को सुधारने पे अपने टोटल बजट का 26% खर्च किया है, और अपने पूरे बजट का पूरे देश में सबसे ज्यादा 13% हेल्थ पे खर्च किया है। हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गए, उसके ऊपर पोली क्लिनिक बन गए, उसके ऊपर हॉस्पिटल बन गए, और हॉस्पिटल के भी ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए। जब आप कोई बीमार होता होगा और यहाँ इलाज नहीं मिलता तो आप लोग भी दिल्ली जाते होंगे। तो दिल्ली का जो मॉडल है, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, क्या उसी तरह का मॉडल की जरूरत उत्तर प्रदेश को नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होनी चाहिए? जिस तरह हम वहां विडो को 2,500 रुपए पेंशन देते हैं, विकलांगों को 2,500 रुपए पेंशन देते हैं, 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को 2,500 रुपए पेंशन देते हैं, 60 साल से 69 साल तक को 2,000 रुपए पेंशन देते हैं, लेप्रोसी वालों को 3,000 रुपए पेंशन देते हैं, बिजली 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद भी बहुत सस्ते दाम पे है, 20,000 लीटर पानी माफ है। क्या आप ईमानदारी से बताइए, अगर हम बीजेपी की जहां जहां सरकार है उनसे जब बिजली खरीदते हैं, हम बिजली बनाते नहीं है, खरीदते हैं बाहर से, लेकिन जिन सरकारों से हम बिजली खरीदते हैं उन सरकारों के द्वारा अपने प्रदेश में जितने की बिजली जिस रेट प्रति यूनिट दी जा रही है उससे भी आधे से कम पे हम दे रहे हैं। तो अगर हम
दिल्ली के लोगों के लिए सस्ती बिजली दे सकते हैं, मुफ्त में पानी दे सकते हैं, तो क्या यूपी की सरकार नहीं दे सकती? एक्चुअली क्या नीयत चाहिए। यूपी के अंदर जो सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीयत नहीं है, क्योंकि उनका काम जाति और धर्म की राजनीति करने से चल जाता है, उनका काम मंदिर मस्जिद करने से चल जाता है, उनका काम दंगे कराने से चल जाता है। उन्हें लगता है हम तो एक हिंदू मुसलमान करेंगे और वोट मिल जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे, तो उन्हें काम करने की जरूरत क्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी शिक्षा की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है, आम आदमी पार्टी रहने वाले सभी लोगों के मान सम्मान की बात करती है। अब आपने तय करना है कि एक दिल्ली का मॉडल है जहां सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अच्छा इलाज है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छी सामाजिक सुरक्षा है, और एक उत्तर प्रदेश का मॉडल है, न सामाजिक सुरक्षा है, न पढ़ाई है, न स्वास्थ्य का कोई अच्छी सुविधा है, और तो और डर का माहौल है, जाति धर्म के नाम पे समाज को बांटा हुआ।